हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रेट पाथ कॉमर्स एकेडमी। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड तंदुरुस्त भी होंगे और आज के इस सेशन के लिए रेडी भी होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस सेशन को हम अभी शुरुआत करेंगे। हमने सबसे पहले देख लेते कि लास्ट सेशन में क्या देखा था। तो लास्ट सेशन में हमारा हुआ था ये बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाला अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होता है वो हमने देखे थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमको देखना है। अभी लास्ट 3 कंसेप्ट बाकी है इसके अंदर। पहला रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा हमारा बाकी है ये वाला इंसॉल्वेंसी ऑफ अ ड्रॉई। तो इन तीन केसेस के अंदर कैसी अकाउंटिंग एंट्रीज होगी हमको ये वाला कंसेप्ट अभी सीखना है। ठीक है, और इसके बाद फिर जो बचेगा वो सारा क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस बचेगा, तो वो मैं आपको बाद में करा दूंगा। अभी मैं ये चैप्टर यहाँ पर ये पूरा पढ़ा करके ख़त्म करूँगा ये वाला सेशन। ठीक है, और फिर नेक्स्ट सेशन के साथ हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा राइटिंग वाला मतलब सॉल्विंग वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। तो उसके अंदर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज सीखना है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या थ्योरी दिया गया है। तो कैंसलेशन ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी इन रिटर्न ऑफ अ न्यू बिल फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ क्रेडिट इज नोन एज रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके अंदर एक ही कंसेप्ट होता है कि रिन्यूअल मतलब क्या भाई, मैंने एक बिल बनाया था जिसका वैलिडिटी 3 महीना था। ठीक है, बट वो क्या हो जाता है ना, 3 महीने जब मैच्योर हो जाते हैं ना, तो जो डेटर होता है जिसके ऊपर बिल बना होता है ड्रॉई, तो वो ड्रॉई क्या कर देता है, वो ड्रॉई फिर से उसके क्रेडिटर के पास जाता है, ड्रॉवर के पास, और उसको बोलता है यार मेरे को प्लीज़ 1 महीना और दे दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे को 2 महीने और दे दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो ये वाले केस के अंदर क्या होता है, अगर ड्रॉवर जो होता है ना बिल का क्रेडिटर, वो अगर मान जाता है इस बात को, तो वो क्या करता है, ये पुराना बिल जो होता है उसको कैंसिल कर देता है और उसके बदले में नया बिल इशू कर देता है 2 या 3 महीने का। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो उसके अंदर इन शॉर्ट पीरियड एक्सटेंड किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल after acceptance had some doubt that he would not be able to honor the bill on the due date, he requests the drawer to cancel the original bill and draw a fresh bill on him for the further period of time. If the drawer agrees to such offer, drawee gets extra time of credit for which drawee has to pay interest. ठीक है, amount of interest can be paid along with part payment और विथ द न्यू बिल। तो इस केस के अंदर क्या होता है, समझो मैंने 1 लाख का बिल बनाया था, बट मेरे पास अभी 1 लाख नहीं है, मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपये देने के लिए, और 50,000 का मैं क्या बोल रहा हूँ, नया बिल ड्रॉ कर दो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पर वो ड्रॉवर क्या कर देगा, वो ऊपर का जो 50,000 बाकी है ना, उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ करेगा। तो वो बिल तो वो ऐसे ड्रॉ नहीं करेगा क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम हो रहा है उसके ड्यू डेट से, तो वो क्या कर देगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर देगा। तो वो इंटरेस्ट जो होता है ना, वो एक तो आप वो पहले 50,000 के साथ पे कर दो या फिर बाद में पे करो न्यू बिल के अंडर। तो ऐसी केसेस अलग अलग होती है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर रिन्यूअल के टाइम। तो ये हम इसका ज़्यादा प्रैक्टिकली हम जब सॉल्व करेंगे ना, तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। अभी मैं इसमें बोलता हूँ, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आपको समझा देता हूँ और ये स्टेप्स जो दिए गए ना वो समझा देता हूँ। तो स्टेप्स इन रिन्यूअल ऑफ बिल क्या क्या दिया है, सबसे पहले कैंसलेशन और डिसऑनर ऑफ द ओल्ड बिल, जो पुराना बिल था वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस
समझो पूरा का पूरा अमाउंट रिन्यू कर रहे हैं तो पूरे अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, समझो आधा अमाउंट रिन्यू कर रहे हैं तो आधे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो जो एज द केस में भी वो इंटरेस्ट आपका चेंज होता जाएगा। फिर रिसीविंग एंड पेइंग द पार्ट पेमेंट, जो क्रेडिटर होगा वो पार्ट पेमेंट रिसीव करेगा और जो डेटर होगा वो पार्ट पेमेंट पे करेगा। एंड फिर ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू बिल, जो क्रेडिटर होगा वो नया बिल ड्रॉ करेगा, जो डेटर होगा वो उस बिल को एक्सेप्ट करेगा। तो ये नॉर्मल सिनारियो है बिल ऑफ एक्सचेंज का, जो हमने ऊपर भी देखा था वैसा ही है, बस अभी उसके अंदर हमको जर्नल एंट्रीज देखनी है। ठीक है, तो कैंसलेशन ऑफ बिल के अंदर हम क्या करते थे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर हमारा आता था ड्रॉइज अकाउंट डेबिट। अभी ये हमारे 4 अलग अलग केसेस है। देखो समझो हमने वो बिल रिटेन किया था, तो रिटेन किया था तो हमारा क्या आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आ जाएगा। हमने अगर वो क्या बोलते हैं उसको डिस्काउंट कर लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट आ जाएगा। अगर हमने बैंक को कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया तो हमारा यहाँ पर क्रेडिट क्या हो जाएगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। और समझो हमारा यहाँ पर एंडोर्स हो गया था बिल, तो हम क्या करेंगे, फिर हमारा एंडोर्सेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो ये जो भी केस होगा ना, वो केस के हिसाब से ये एंट्री चेंज होगा। आपको उसमें से जो सही होगा वो ढूंढकर इसके अंदर क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ड्रॉई के बुक्स में ये क्या हो जाएगा, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ये वाली एंट्री बन जाएगी। इसके बाद इंटरेस्ट ड्यू हमें करना है, तो इंटरेस्ट ड्यू हम कैसे करेंगे, तो ड्रॉइज अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे। किसके बुक्स के अंदर, ड्रॉवर के, क्योंकि ड्रॉवर का क्या हो रहा है, वो इनकम हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। और किससे मिल रहा है वो, तो हमको ड्रॉई से मिल रहा है, तो ड्रॉइज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और वही सेम ड्रॉई के बुक में क्या होगा, ड्रॉई के लिए तो खर्चा है, तो वो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और वो किसको दे रहा है वो पैसे, तो वो ड्रॉवर को दे रहा है, तो वो ड्रॉवर का अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, किसके बुक में, ड्रॉई के बुक में। फिर थर्ड वाला जो पार्ट है, रिसीविंग और पेइंग द पेमेंट। अभी रिसीविंग किसके लिए होगा, ड्रॉवर के लिए, तो ड्रॉवर को अगर रिसीव हो रहा है तो क्या हो रहा है, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किसके पास से रिसीव हो रहा है, तो ड्रॉई के पास से रिसीव हो रहा है, और उसके अंदर वो नरेशन क्या लिखेगा, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड लिख देगा। और यही सेम ड्रॉई के बुक में क्या जाएगा, उसके बुक से पैसा जा रहा है तो कैश और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और जो ड्रॉवर्स अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पर भी पार्ट पेमेंट मेड करके नरेशन आएगा इसके अंदर। इसके बाद समझो उसने पेमेंट करते वक्त है ना, इंटरेस्ट और पार्ट पेमेंट दोनों दे दिया, तो यहाँ पर दोनों एक ही एंट्री में आ जाएंगे। और सिर्फ समझो पार्ट पेमेंट दिया और इंटरेस्ट वो बाद में देने वाला है, तो इंटरेस्ट हम बाद में लेंगे, वहाँ पर सिर्फ पार्ट पेमेंट ही लेंगे फिर उस टाइम। इसके बाद लास्ट वाला क्या है, ड्राइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल। फिर से न्यू बिल हमें ड्रॉ करना है, जो भी पार्ट पेमेंट बचा होगा उसका। तो वही सेम हमारी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, एंड ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। यही हमारी सेम एंट्री आएंगी, बस अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने आधा पेमेंट कर दिया है, आधा पेमेंट करना बाकी है, तो वो आधा पेमेंट जो बाकी है उसके ऊपर ये वाली एंट्रीज हमको फिर से बिल नया बनाना है। ठीक है, आई होप ये एंट्रीज आप समझ गए हो। ये वही एंट्रीज है जो हमने ऊपर करी थी बिल इशू करते वक्त, वही हमको यहाँ पर भी फिर से करनी है। अब इसके अंदर नोट दिया गया है, नोट क्या है, whenever the bill is dishonored, ड्रॉइज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, बराबर bills receivable account is credited if the bill is retained, bank account is credited if the bill is discounted with bank, bills sent for collection account is credited if bill is sent to bank for collection, and endorses account is credited if the bill is endorsed। ये नोट किस लिए पता है, ये नोट ये वाली एंट्री के लिए। देखो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर जो था ना ये वाला,
ये पार्ट जो था इसके लिए वो नोट दिया गया है। मैंने जो बोला था ना आपको, वो केस के हिसाब से अकाउंट लेना पड़ेगा, तो वैसा यहाँ पर दिया गया है कि भाई जो जब भी डिसऑनर या फिर कैंसिल होगा तो ड्रॉई का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर बिल रिटेन्ड है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा, इफ डिस्काउंटेड विद बैंक है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है तो वो क्रेडिट होगा, और फिर अगर एंडोर्स्ड है तो एंडोर्सी का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये वाला केस आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अभी अलग अलग वेज बताए गए हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट और पार्ट पेमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ए जो दिया गया है उसके अंदर है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन कैश, न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर फुल अमाउंट। समझो पूरे के पूरे अमाउंट का नया बिल बन गया, समझो 1 लाख का 1 लाख नया बिल बन गया, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वो क्रेडिटर ने चार्ज किया होगा, समझो 10% चार्ज किया, तो वो 10,000 बन गए। तो वो 10,000 रुपये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा पेमेंट इन कैश हो जाएगा, और जो 1 लाख का बिल था वो पूरा बिल क्या हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा। इसके बाद समझो पार्ट पेमेंट है, पार्ट पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। अभी यहाँ पर समझो इसने क्या कर दिया, पार्ट पेमेंट किया 50,000 का, और जो 10,000 का इंटरेस्ट था वो भी उसी के अंदर इंक्लूड है। मतलब उसने एक्चुअल पेमेंट कितना किया बिल का, 40,000, 10,000 इंटरेस्ट का, 40,000 बिल का, मतलब अभी बिल का कितना बाकी है, 60,000 बाकी है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 60,000 का नया बिल बनेगा और बाकी का हमको रिसीट हो जाएगा बैंक के अंदर। और न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर द बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट हमारा क्या था, 60,000 था। इसके बाद अगर पार्ट पेमेंट किया है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब 10,000 का इंटरेस्ट अभी छोड़ दो, यहाँ पर इसने 50,000 पेमेंट किया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर 50,000 हमारा बैंक के अंदर आ जाएगा और हमारा 60,000 का बिल बन जाएगा। कैसे, 50,000 बिल का अमाउंट और 10,000 हमारे इंटरेस्ट का अमाउंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर द बैलेंस अमाउंट अलॉन्ग विथ द इंटरेस्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर अलग अलग तरीके आ जाएंगे किसके, रिन्यूअल ऑफ बिल के, जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा ना उसके हिसाब से वो चेंज होगा। अभी यहाँ पर क्या दिया गया है, अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड इन कैश इमीडिएटली। अगर कैश में पेमेंट हो गया तुरंत इंटरेस्ट का तो क्या करना है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल हमको करना था, वही हमारे सेम एंट्रीज जो हमने ऊपर देखी थी वही एंट्रीज आ गई हमारी। कैंसिल तो हो गया बिल, कैंसिल के बाद अभी क्या है, इंटरेस्ट पेड इन कैश अलॉन्ग विथ पार्ट पेमेंट। तो अभी देखो जो पार्ट पेमेंट था 50,000 का उसके अंदर ही इंटरेस्ट अमाउंट है समझो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना 50,000, उसमें से इंटरेस्ट का कितना है हमारा 10,000, तो हमारा इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा इनकम है किसका, ड्रॉवर का। और फिर हमको ड्रॉई से एक्चुअल में कितने मिले, 40,000 मिले, तो हमारा ड्रॉइज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से। तो ये फाइनल क्या हो गया, यहाँ पर 60,000 का बैलेंस बच गया ड्रॉई के पास, और हमको 50,000 मिले, उसमें के 10,000 हमारे क्या थे, इंटरेस्ट के थे। वही सेम एंट्री ड्रॉई के बुक में क्या होगी, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पर ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो उसके लिए लॉस है, खर्चा है, और उसे बैंक से पैसा जा रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो यही एंट्री है अगर इंस्टेंटली कैश के अंदर पेमेंट कर दिया तो। और न्यू बिल ड्रॉन फॉर द बैलेंस एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, समझो बाकी का जो बैलेंस बचा है, अभी इस वाले केस के अंदर 60,000 बचा था बराबर बैलेंस, तो वो 60,000 के लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर नया बिल बन जाएगा, और उसका एंट्री हमारा सेम जो बिल्स का हम एंट्री करते थे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट कितना 60,000, और ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट कितना 60,000, किसके, अपने अपने ड्रॉवर और ड्रॉई के बुक्स के अंदर दोनों भी आ जाएंगे ये, ठीक है। तो आई होप
ये वाली एंट्रीज भी आपको समझ गई है। अगर कैश में इंस्टेंट पेमेंट हो गया तो ये करना है, अगर आप बिल के अंदर अमाउंट ऐड कर रहे हो या फिर उससे लेना दिखा रहे हो तो वहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, वो ऊपर वाली एंट्रीज बन जाएगी। ठीक है, अभी ये हुआ रिन्यूअल ऑफ बिल। इसके बाद हमको एक और क्या देखना है, अभी रिटायरमेंट ऑफ बिल देखना है। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट देखना है। तो अभी यहाँ पर क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल वेल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। वही कि क्या बोला गया इसके अंदर, 3 महीने का बिल था बट मैंने 2 महीने के अंदर ही पे कर दिया, मतलब मैंने 1 महीना जो मेरे पास टाइम था वो यूज़ ना करके मैंने पहले ही उसको मैच्योर कर दिया, पहले ही पे कर दिया। तो ये जो हुआ ना ये ट्रांजैक्शन, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ बिल मेक्स पेमेंट टू द होल्डर बिफोर द ड्यू डेट इट इज नोन एज रिटायरिंग अ बिल। ड्रॉवर अलाउड सम डिस्काउंट और रिबेट टू द ड्रॉवी फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड। This rebate is an expense to the drawer and income to the drawee। अभी देखो, जैसे रिन्यूअल में इंटरेस्ट चार्ज होता था बराबर, कि भाई तूने मेरे पैसे अभी मेरे टाइम में दिए नहीं तो मैं अभी एक्स्ट्रा टाइम के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ। तो उसका ही उल्टा रिटायरमेंट के अंदर क्या होगा, तूने टाइम से पहले मेरे को पैसे दे दिए तो चल मैं तेरे को अभी डिस्काउंट देता हूँ, मतलब मैं क्या करता हूँ तेरे को अभी रिबेट देता हूँ, उसके बदले में मैं तुझे कुछ कैश प्राइस देता हूँ। तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारा, इस वाले केस के अंदर रिबेट बोलते हैं उसको। तो वो रिबेट देखो कैसा आएगा यहाँ पर, समझो 1 लाख का बिल था हमारा, राइट। तो 1 लाख का बिल सॉरी 3 महीने के पीरियड के लिए था बराबर, तो वो 2 महीने में ही उसने दे दिया। तो अब मैं क्रेडिटर हूँ, मैंने खुश होके क्या कर दिया, उसको 2,000 रुपये का क्या कर दिया, रिबेट दे दिया। मतलब मैंने उसको बोला भाई ठीक है मेरे को 98,000 ही पे कर, मेरे को ऊपर के 2,000 पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, रिबेट बन गया। पर हमारा तो यहाँ पर लॉस है क्रेडिटर का, पर हमको पैसे भी जल्दी मिल रहे 1 महीना, तो वो हम क्या करते हैं, उतना लॉस बेयर करके हम वो 98,000 रख लेते और 2,000 हम क्या कर देते, रिबेट कर देते। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ड्रॉवर के लिए लॉस हो जाता है और ड्रॉई के लिए इनकम हो जाता है। ऊपर क्या होता था रिन्यूअल में, ड्रॉवर के लिए बेनिफिट था, इनकम था, और ड्रॉई के लिए एक्सपेंस था, और रिटायरमेंट के अंदर उल्टा है। ठीक है, और इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी क्या दिया गया है इसके अंदर। तो ड्रॉवर के बुक में क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, समझो 98,000 मिले। रिबेट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि लॉस है ड्रॉवर का, तो उसके 2,000 डेबिट हुए, और जो बिल्स रिसीवेबल हमको मिलना था 1 लाख का, वो बिल्स रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। वही सेम ड्रॉई के बुक के अंदर क्या एंट्री आएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख से, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 98,000 से क्योंकि 98,000 ही पे किए, और रिबेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 2,000 रुपीज़ से, क्योंकि क्या हुआ उसका वो इनकम हो गया उस चीज़ के अंदर बराबर। तो ये हो गया रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ बिल के बाद अभी लास्ट पार्ट आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। ठीक है, आई होप आप सभी ने इंसॉल्वेंसी मतलब क्या, ये वर्ड कभी ना कभी सुना होगा कहीं ना कहीं पे। अगर नहीं भी सुना है तो मैं एक छोटा सा सेंटेंस है या फिर एक छोटे से डिस्क्रिप्शन से आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है इंसॉल्वेंसी। समझो मैं एक पर्सन हूँ, मैं अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा अच्छा धंधा है, ठीक है, मैं शॉप है मेरा, पर मैंने ना लोन ले रखा है बराबर, और मेरे क्रेडिटर्स बहुत ज़्यादा हो गए और मेरे पास असेट्स कम हो गए। अब मेरे पास असेट्स ही नहीं है मेरे क्रेडिट को पे ऑफ करने के लिए। तो इस केस के अंदर क्या हो जाता है ना, वो जो इंसान होता है उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। सिंपल से शब्दों में, व्हेन द liabilities of a person exceeds the asset of that person then he is called as insolvent person। ठीक है, तो अगर समझो हमारा जो ड्रॉवी था वो ड्रॉवी अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या करेंगे हम, उस केस के अंदर तो हमारा लॉस होने वाला है अभी बराबर।
क्योंकि हमको पैसे तो मिलना नहीं है उसके तरफ से, उसके पास पैसे है ही नहीं रीपेमेंट के लिए। तो इस केस के अंदर हमको क्या अकाउंटिंग करना है, हमको वो देखना है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले थ्योरी देखते हैं। पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट्स एंड इट इज नॉट इन द पोजिशन ऑफ टू पे ऑफ लाइबिलिटीज इज नोन एज इंसॉल्वेंट पर्सन, जो मैंने अभी बताया वही है। When the acceptor and drawee is declared insolvent by the court, bill of exchange accepted by him will obviously be dishonored. In this case, cancellation of bill will be passed through in the books of drawer and drawee. ठीक है, drawer may receive some amount from the drawee's estate which is called as final dividend. The amount which is not recoverable will be written off in the books of drawer as bad debts. Some amount will appear in the books of drawee. Same amount will appear in the books of drawee as deficiency. वही है, सिंपल है। देखो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। मैं ये मेरा क्रेडिटर है, ड्रॉवर है, ये मेरा एक्सेप्टर है, ड्रॉई है, ठीक है। अभी ये एक्सेप्टर जो था ना, ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अभी इसके पास पैसा नहीं है बिल का पे करने के लिए, ठीक है। अब मैं ड्रॉवर के लिए क्या हो गया, वो ड्रॉवर के लिए हो गया लॉस। तो अभी ड्रॉवर के लिए लॉस होगा और ऑब्वियसली वो बिल डिसऑनर हो गया। तो ड्रॉवर क्या कर देगा, डिसऑनर की एंट्री पास कर देगा, और ड्रॉवी भी क्या करेगा, ड्रॉवी भी डिसऑनर की एंट्री पास करेगा। पर समझो ड्रॉवी के पास है ना आधा पैसा देने के लिए अमाउंट है और आधा देने के लिए नहीं है। तो ड्रॉवी क्या कर रहा है, ड्रॉवर को आधा पैसा पे कर रहा है, ठीक है। तो अभी ड्रॉवी ने ड्रॉवर को आधा पैसा दे दिया, तो वो ड्रॉवर का क्या हो जाएगा, वो फाइनल डिविडेंड हो जाएगा। तो ड्रॉवर क्या करेगा इस केस के अंदर, उतना जो पैसा मिल रहा है वो रख लेगा और उसका अकाउंट क्लोज कर देगा वो ड्रॉवी का। कैसे, तो जो भी नहीं मिला है ना वो बैड डेट्स करके हम क्या कर देंगे, उसके अंदर हमारा अकाउंट नील कर देंगे। मतलब अभी ये पैसा हमको कभी नहीं मिलने वाला ऐसा बोल के उसको बैड डेट्स में डाल दो और वो हमारे P&L में चला जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस साइड में चला जाएगा। तो हमारा बैड डेट्स हो गया। और वही सेम अमाउंट ड्रॉई के बुक में क्या हो जाएगा, हमारा डेफिशिएंसी नाम से दिखाया जाएगा, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है देने के लिए, तो उतना अमाउंट डेफिशिएंट हो रहा है, बराबर। तो वो क्या बन जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट बन जाएगा, किसके, ड्रॉई के केस के अंदर। तो यही कंसेप्ट है इसका ही, बस अभी जर्नल एंट्रीज दिया है नीचे, वो जर्नल एंट्रीज हम पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर जो होता है इसमें सीखने वाला पार्ट हमारा खत्म होता है, बस इलस्ट्रेशंस बचते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल करेंगे। कैंसलेशन का वही सेम एंट्री, आपका जो भी केस होगा ना, तो वो केस के हिसाब से आपको एंट्री करनी है बुक्स ऑफ ड्रॉवर के अंदर। ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू बैंक और टू बैंक बिल सेंट फॉर कलेक्शन और टू एंडोर्सिस अकाउंट। ये एज द केस में भी जो एंट्री होगी वो आपको पास करनी है। और इसके बाद ड्रॉई के बुक्स में तो सेम बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। इसके बाद अभी फाइनल अमाउंट किसको मिल रहा है, ड्रॉवर को मिल रहा है, बराबर। तो उसके अकाउंट में उसके बुक्स में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उसका लॉस भी है उसके अंदर। समझो 1 लाख में से 50,000 मिले तो 50,000 बैंक को डेबिट होंगे, 50,000 बैड डेट्स को डेबिट होंगे। और किससे मिले, तो हमारे ड्रॉई से मिले। तो ये क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर लास्ट फाइनल एंट्री जो होती है ना, वो एंट्री यहाँ पर बन जाएगी किसके, ड्रॉवर के बुक के अंदर। और वही सेम एंट्री ड्रॉई के बुक में क्या बनेगी, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट होगा, उसके अकाउंट को कितने से 1 लाख से, और कैश और बैंक उसके बैंक से कितना जा रहा है 50,000 जा रहा है, और डेफिशिएंसी मतलब कितना अमाउंट कम हो रहा है 50,000 कम जा रहा है, तो वो डेफिशिएंसी अकाउंट को कितना जाएगा 50,000 रुपीज जाएगा। तो आई होप आप सब लोग ये वाली एंट्रीज जो है ये समझ गए हो। ये अभी हमने जितना भी पढ़ा है ना ये चैप्टर के अंदर, बस एंट्रीज और उसके इलस्ट्रेशन ही पढ़े, बराबर। उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने एक भी सॉल्व नहीं किया है। आप जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना ये नीचे दिए गए इलस्ट्रेशन से, वो कर करके आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा ये चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर ईजी है,
थोड़ा सा ट्रिकी है। अमाउंट अगर ठीक से कैलकुलेट करना आ गया ना आपको, और अकाउंट अगर समझ गए ना, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, बराबर। तो आई होप ये वाला पार्ट भी आज का आपको अच्छे से समझ गया होगा। आप इसको एक बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज जो है इसके अंदर वो उसके हाइपोथेटिकल इलस्ट्रेशंस बना करके आप सॉल्व करोगे खुद से। और फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इसके स्टार्टिंग से इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। कितने, मैं 5 6 7 इलस्ट्रेशंस लूँगा टोटल, जितने भी होंगे उसमें से, और बाकी के आपको क्या करने, होमवर्क में करने। और मैं ये भी बता दूँ, आप जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपका ग्रिप अच्छा बैठेगा ये चैप्टर के अंदर। ना कि आप वीडियोस देखो और उसके ऊपर सॉल्व करो उसके साथ साथ बैठ के, ऐसा नहीं करना है। खुद से सॉल्व करना है और खुद से सीखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला सेशन भी आज पसंद आया होगा। मैं अभी इस सेशन को वैप अप कर रहा हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।